हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अतीक सिद्दीकी, नेपोलियन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर, एवरीथिंग इज कंसिस्ट ऑफ मैटर। दुनिया में हर चीज जो जिससे मिलकर बनी है उसे क्या कहते हैं? हम मैटर कहते हैं। और मैटर जो है वो खुद किससे मिलकर बनाता है? इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। हम उन्हें एटम कहते हैं, उसी के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम क्या होती है? सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की, दैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, जो कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को बनाए रखता है। इट कंसिस्ट ऑफ टाइनी डेंस न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। की पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो देखिए, कहते हैं एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से मतलब है, हमें पता है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं उन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी एटम के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो टोटली वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एटम अपने आप में जो होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड पॉइंट, द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच कैरी ऑलमोस्ट ऑल द मास। जो न्यूक्लियस होता है, अभी एटम का स्ट्रक्चर आगे आएगा भी, हम सब जानते हैं कि जो बीचों बीच का जो सेंटर पार्ट है वो न्यूक्लियस कहलाता है और उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस चार्ज है और न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर के एटम का क्या बनाते हैं? मास बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, जिसे हम शेल्स भी कहते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और न्यूक्लियस के चारों तरफ का जो पाथ है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। उस पाथ को क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स डिटरमाइन द केमिकल बिहेवियर। किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, वो किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है। हमारी साइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन पर ही बेस्ड है बेसिकली। और इलेक्ट्रॉन्स पे भी आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस शेल कहते हैं, उन्हीं पर डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट है, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने सुन रखा है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में। तो आइसोटोप वो होते हैं जिनके प्रोटॉन्स का नंबर तो इक्वल होता है बट डिफरेंट क्या होता है? उनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होती है। तो ये देखिए, एटम का स्ट्रक्चर आ गया। पार्ट्स ऑफ एन एटम के बारे में कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया, बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल जो है वो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। उन्हीं के बारे में बता रहे। प्रोटॉन जो होता है वो कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है। ये हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस है। ठीक है भाई, ये एटम का एक स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं क्या हो गए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हमने ऑरेंज कलर से शो किया है और न्यूट्रॉन जो है वो ग्रे कलर से शो किया गया है। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीचों बीच हैं और इसके चारों तरफ का ये जो एलिप्टिकल पाथ होता है, इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं या शेल्स भी कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इनका पाथ कैसा? फिक्स्ड है, जो कि जिनको हम शेल्स भी कहते हैं, K, L, M, N, each holding a limited number of electrons। अब K में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में कितने आते हैं, M में कितने, N में कितने, ये भी है कि आगे की स्लाइड्स में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सबको पता है कार्बन, सभी कार्बन के बारे में जानते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 6 है। तो इसको एटॉमिक नंबर 6 क्यों दिया गया है? एक तरह से इसका रोल नंबर हो गया ना, सबको रोल नंबर दिया जाता है अल्फाबेटिकल बेसिस पर, है ना। तो यहां पर जो इनको जो नंबर दिया जाता है, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसका बेसिस क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कार्बन 6 नंबर पर आता है, इट मींस इट बेयर्स ओनली 6 प्रोटॉन। कार्बन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसीलिए इसको 6 नंबर पर रखा गया है।
और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 प्रोटॉन हैं तो 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया। ठीक है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन का लेना या देना करते हैं या पार्टनरशिप करते हैं तब इनके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम या ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस आधार पर इन पर प्लस या माइनस चार्ज आएंगे। ठीक है, तो अभी ये न्यूट्रल है। तो कार्बन की हम बात कर रहे हैं। कार्बन जो है कितने नंबर पर आता है, 6, जस्ट बिकॉज ऑफ इट बियर्स 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पर एक नंबर लिखा गया है 12। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन के एटॉमिक मास को। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर और ये क्या हो गया, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास 12 जो है वो कैसे आया, एटॉमिक मास यहां पर हम देखेंगे, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है वो तो कितना है, 6 है, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। जबकि इसका मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कितना है, 12 है। अब 6 एटॉमिक नंबर का मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 6, तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन हो गए। अच्छा, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो बचा क्या, न्यूट्रॉन। अब हमें न्यूट्रॉन पता करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए A माइनस Z। A हो गया टोटल मास नंबर जो कि कितना है, 12 है, और उसमें से Z यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को लेस कर दें, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 ही क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल है, सब इक्वल अमाउंट में होते हैं। 6C12 ऐसे इसको बोला जाता है। एक पॉइंट और आगे आ रहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और शेल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि के शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और एल के अंदर 4 है, और इसी के बेसिस पर 1s2 2s2 2p2 ये दिया गया। ये कैसे दिया गया है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बीचों बीच क्या आ गया, न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2 ही होते हैं ना, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है भाई। तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है नहीं, इसीलिए हम न्यूक्लियस को किससे शो कर देते हैं, प्लस से। इट मीन यहां पर प्रोटॉन है। सबसे पहला जो शेल आता है उसे क्या कहते हैं, के कहते हैं। वो कौन सा शेल होता है, के। उसके बाद जो है वो कौन सा आता है, एल होता है। तो के, एल, एम, एन इस हिसाब से शेल्स बनाए जाते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, हम जिसका भी एग्जांपल लेकर के उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं, जैसे कार्बन का बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। सबसे पहला शेल जो के है, और के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर फॉर्मूला के बेसिस पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ शेल। सबसे पहला जो है वो के है, इसका नंबर कितना होता है, 1। दूसरा है एल है, इसका कितना होता है, 2। तो के का नंबर 1 है, यहां पर 1 रखेंगे ना, तो 2 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इस वजह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ, तो के एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी जगह है जिसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बेयर नहीं कर सकता। हम कार्बन का बना रहे हैं और कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो के के अंदर आ जाएंगे। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो है के अंदर शो कर दिए। ठीक है भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 के में, तो बाकी के बचे हुए 4 किस में आएंगे ऑटोमेटिकली, एल के अंदर। तो एल के अंदर कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल के अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए यहां लिखा है के बियर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल इज इक्वल टू 4। तो के के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एल के अंदर 4। अब ये 1s2 2s2 2p2 कैसे आया, ये आगे की कहानी है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये रहा, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, शेल, अभी मैंने बताया कि जो शेल होते हैं उनको के, एल, एम, एन, उनका नंबर 1 2 3 4। ठीक है, मैंने कहा के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, जो कि किस फॉर्मूले पर बेस्ड है, 2n स्क्वायर। अभी हमने देखा। ठीक है, जैसे एल के लिए फाइंड आउट करना है, 2n स्क्वायर में अगर हम रखेंगे, हमारे पास है 2n स्क्वायर
और एल के लिए फाइंड आउट करना है जो सेकंड शेल था, एल कितने इलेक्ट्रॉन अपने अंदर समा सकता है, वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एल का नंबर है 2, तो एन की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, एन की वैल्यू कितनी रखी 2, एन का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8। इसी तरह से एम का नंबर है 3, एन की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन एम बेयर कर सकता है। और इसी तरीके से एन जो है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि इसका नंबर है 4, और 4 का स्क्वायर 16 और 16 टू जा 32 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसके शेल्स में आ सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, KLMN। उसके लिए फॉर्मूला क्या है 2n²। शेल के अंदर क्या होता है सब शेल, शेल के अंदर क्या होते हैं सब शेल्स होते हैं। अच्छा, शेल को हम जो शेल है इसको एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ठीक है, इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इनके अंदर क्या होंगे सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है भाई, तो के जो शेल है उसके अंदर एक ही सब शेल होता है जिसे क्या कहते हैं एस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई एस कहते हैं। और हमें पता है के का नंबर कितना 1 है, तो वो इसके आगे लगा दिया तो 1s हो गया। ठीक है, एल की बात करते हैं, एल में एल का नंबर कितना 2, और एल के अंदर एस भी होता है और पी भी होता है। एल के अंदर एस भी होता है और पी भी होता है, और एल का नंबर 2 है तो इनके आगे 2 लगा दिया, 2s और 2p, ये यहां लिखा 2s और 2p। इसी तरह से एम की बात करें, एम के अंदर एस भी होगा, पी भी होता है, डी भी होता है। ठीक है, तीनों ही होते हैं, ठीक है ना, तीनों यहां पर हमें मिलेंगे। एस भी है, पी भी है और डी भी है। और क्योंकि एम का नंबर 3 है तो ये 3s 3p और 3d हो जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करते हैं हम शेल के बेसिस पर। पीछे मैंने कार्बन का बनाया था, अभी उसी को इसके बेसिस पर बताएंगे। ठीक है, ये शेप की बात है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको ध्यान है कार्बन का स्ट्रक्चर बना, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था। सबसे पहले न्यूक्लियस, फिर उसके बाद के शेल, फिर उसके बाद एल शेल। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, और एल में कितने थे 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में बनाए थे। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन वहां पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था 2 और 4, उसको हमें सबशेल वाले कॉन्फ़िगरेशन में बनाना है। अब आप अच्छे से देखना, के में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, के में सबशेल कौन है 1s, तो हम लिख देंगे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये भर गया, ये जब भर गया तो इसके बाद कौन सा आया एल आया। कौन सा शेल आया एल, और एल के अंदर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल की शुरुआत किससे हो रही है सबसे पहले एस से, फिर उसके बाद पी से, तो हम लिख देंगे 2s और 2p। ठीक है भाई, हमने लिख दिया। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, 4 ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन क्या मैं चारों इसके अंदर भर दूंगा, नहीं, एस की भी कैपेसिटी है कि एस जो होता है वो अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बेयर कर सकता है। तो एस के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 थे। ये इसका कार्बन का बाहरी कोश है एल, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके एस में आ गए तो पीछे रह गए 2, वो किस में आ जाएंगे इसके पी में। तो कार्बन का सब शेल या हम कहते हैं ऑर्बिटल के बेसिस पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आता है 1s2 2s2 2p2। देखिए, इससे भी हम फाइंड आउट, वापस इसको रिवर्स भी देख सकते हैं। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6 है ना, तो देखो 2 2 4 2 6, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ अरेंज है उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में है एस में, और वो एस किसका है 1 नंबर, और 1 नंबर किसका है के का। तो हम कह सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन के एस में है, तो के एस में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इन दोनों की बात करें, ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर बटे हुए हैं एस में और पी में,
और एस और पी के आगे 2 लिखा है, वो 2 किसका नंबर है? एल, यानी सेकंड शेल का। तो एल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन और एल के पी में 2 इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अगर 2,4 लिखा है तो 2 and 4 इट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और लिखा 1s2 2s2 2p2 इट इज बेस्ड ऑन सब शेल और ऑर्बिटल्स। ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर शेप की बात भी चल रही। एस जो होता है वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है। ठीक है ना। पी जो होते हैं, क्योंकि एल के अंदर एस और पी दोनों हैं, तो एस तो गोलाकार स्फेरिकल, और पी जो होता है कैसा होता है? डम्बल शेप होता है। फिर इसके अंदर 3s 3p 3d तीनों आ रहे हैं तीसरे वाले में तो स्फेरिकल, डम्बल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाती है। और इसी तरीके से जब 4f भी आ जाएगा तो और टिपिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, जैसे एस का तो गोलाकार आ गया, पी जो है ये पी का कैसा शेप होगा? डम्बल शेप होगा। ठीक है भाई, ये डम्बल शेप होगा, थोड़ा डम्बल बना नहीं है। इसी तरीके से डी जो है, डी में भी किसका बताया है? dz² बताया है, जो कि कैसा है? डबल डम्बल शेप में होता है, इसीलिए इसको ऐसा बताया गया है। और एफ जो होता है वो टिपिकल स्ट्रक्चर में होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ एक दूसरा टॉपिक यहां पर हमारा इंक्लूड है, जिसे कहा गया आइसोटोप्स। किसके एग्जांपल से बताया गया? कार्बन। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है? एक सिंपल स्टेटमेंट है, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, बट अलग क्या होगा उनका? मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल कार्बन, यहां कार्बन के 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स लिखे गए हैं, स्ट्रक्चर जो आई सिंबल्स हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, आप देखोगे एक को लिखा है 6c12, एक है 6c13 और एक है 6c14। तो ये नीचे वाला जो नंबर है 6, ये तो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और डेफिनेशन क्या कह रहा है? आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। तो 6 6 6 एटॉमिक नंबर तो सेम है, बट क्या डिफरेंट है? मास नंबर। मास नंबर देखो 12 13 14, ये अलग अलग है। जो किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से, जिसको हम यहाँ कैलकुलेट करके भी बता रखा है। आप देखें, देखो मैंने पहले भी बताया था, जो ये एटॉमिक नंबर है इसकी डेफिनेशन तो किसके बेसिस पर होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर यहां पर 6 लिखा है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने होंगे? 6। यहां भी 6 लिखा है तो प्रोटॉन कितने हैं? 6। यहां भी 6 लिखा है तो प्रोटॉन कितने हैं? 6 हैं। ठीक है भाई। अच्छा, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रल होते हैं उदासीन अवस्था में। न्यूट्रल अवस्था की बात कर रहे हैं, लेने देने की बात नहीं, एक्सचेंज की बात नहीं, न्यूट्रल कंडीशन में। तो जितने प्रोटॉन उतने ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए, डिफरेंट क्या होगा यहां पर? न्यूट्रॉन का नंबर। अब देखो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी कितने आ रहे? 6। पीछे हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या था न्यूट्रॉन निकालने के लिए? A इज इक्वल टू Z माइनस, हमें न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है ना, टोटल A फाइंड आउट करना हो तो। ठीक है, हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा था A माइनस जेड, इससे हमें क्या पता चल जाएगा? न्यूट्रॉन। कार्बन का हमने यहां पर निकाला ही था, A माइनस जेड। ठीक है, तो वैसे फॉर्मूला हो गया कि भाई एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। जो एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को जोड़ दो तो एटॉमिक मास आ जाएगा। अगर हमें इसमें से न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? प्रोटॉन को उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? A माइनस पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो यही लिखा है A माइनस पी। और P को यहां पर, क्योंकि हम प्रोटॉन का नंबर ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर कहलाता है, इसीलिए हम यहां क्या लिख सकते हैं? Z भी लिख सकते हैं। ये यही फॉर्मूला था। ठीक है, A माइनस जेड। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N इज इक्वल टू A माइनस पी कह दो या Z कह दो। ठीक है, तो यहां पर 6 आ रहा है, क्यों? क्योंकि टोटल एटॉमिक मास कितना है? 12। 12 में से प्रोटॉन लेस करो 6, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 न्यूट्रॉन। ऐसे इसमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इज इक्वल टू एटॉमिक मास कितना है इसका? 13 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। तो 13 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा?
7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए यहाँ पर 7, और वहां पर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास टोटल एटॉमिक मास है 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6 है, तो 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने की वजह से जो स्पीशीज हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो देखो है एक ही एलिमेंट, कार्बन ही तो है, और कार्बन हमें पता चला कार्बन प्रकृति में 3 अलग अलग आइसोटोप्स के रूप में मिलता है, जिन्हें हम 6C12, 6C13 और 6C14 के नाम से जानते हैं। कॉमन जो है ये है हमारे पास, ये जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अब आते हैं कुछ एटम्स के मॉडल्स के बारे में। एटम के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने विचार रखे, सब ने अपनी अपनी थ्योरीज रखी। उन थ्योरीज को यहाँ पर टेबल फॉर्म में हम लेकर आए हैं और बता रहे हैं किसने क्या बताया, उसकी क्या मेरिट्स रही और उसकी क्या डीमेरिट्स रही कि उस मॉडल को कैंसिल कर दिया और उसके बेसिस पर नया नेक्स्ट मॉडल किसी नए साइंटिस्ट ने दिया। और आज हमें पता चला है कि भाई मॉडल जो एटम का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरीके से होता है कि न्यूक्लियस और फिर ये शेल होते हैं। लगभग न्यूक्लियस बीचों बीच छोटे से एरिया में होता है, बाकी एटम जो होता है वो खाली होता है। तो सबसे पहला डाल्टन मॉडल 1803 में दिया था जॉन डाल्टन ने। इनका मेन आइडिया क्या था, इन्होंने एटम को कैसे सोचा अपने बारे में कि एटम इज अ सॉलिड, एटम एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, इनडिविजिबल स्फीयर, और जिसको आगे और तोड़ा नहीं जा सकता, इसकी और छोटी यूनिट्स होती ही नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, जो कि गलत बात थी। कब की बात है, 1803 की बात है। इन्होंने कहा एटम इज अ सॉलिड इनडिविजिबल स्फीयर, जबकि हमें पता है सॉलिड होता ही नहीं है, न्यूक्लियस इतना सा, बाकी तो खाली होलो स्फीयर है ना। इसके फायदे क्या थे, फर्स्ट साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी है ये, ठीक है, लेकिन डीमेरिट्स क्या रहेगी, कुडंट एक्सप्लेन सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में बता नहीं पाया। इन्होंने शुरुआत कर दी थी। एक नेक्स्ट मॉडल आया, नेक्स्ट मॉडल कौन सा है, थॉमसन मॉडल 1904, 1904 में दिया जे थॉमसन ने। थॉमसन मॉडल है भाई। इनकी मेन आइडिया क्या था, इन्होंने कुछ थोड़ा और उसमें सुधार किया। इन्होंने कहा एटम इज पॉजिटिवली चार्ज। इसने क्या कहा कि एटम जो है ना वो पूरा का पूरा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जो मैंने इतना सा बनाया है ना, ये इस पूरे में कह रहे हैं पूरा, थॉमसन कहता है कि पूरा पॉजिटिवली चार्ज है प्लस। तो एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर विद इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। और इलेक्ट्रॉन कहां गए भाई, प्लस चार्ज तो हो गया, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर बीच बीच में ऐसे इधर से, जिस तरीके से इन्होंने इसको अपने प्लम पुडिंग मॉडल से भी इसको कंपेयर किया। हम केक लाए हैं, कोई प्लम केक लिया और वो पूरा का पूरा केक जो है वो प्लस चार्ज हो गया, और उसमें जो रेजिन्स किशमिश या काजू बादाम कुछ भी डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह उसमें फंसे हुए हैं। ये इन्होंने कहा था एम्बेडेड इन इट। अच्छा, इन्होंने इनके फायदा क्या रहा इनके मॉडल का, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है भाई, कब का टाइम है 1904, उससे पहले इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो उनको प्लस चार्ज के बारे में पता ही नहीं था। इस टाइम पता, प्लस माइनस चार्ज के बारे में पता ही नहीं। हाँ, प्रोटॉन के बारे में डिस्कवरी फिर भी हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इनके टाइम इन्होंने खुद ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, तो इन्हें पता चल गया नेगेटिव चार्ज के बारे में। इनकी डीमेरिट्स क्या है, नो न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट कुडंट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा, कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक शेल से दूसरे शेल में जाते हैं, और जब हायर शेल से वापस लोअर शेल में नीचे उतरते हैं, कूदते हैं, तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं, अपने अंदर से लाइट को उत्सर्जित करते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम लाइंस बनती है उनके बारे में उस टाइम नहीं बता सके थे। उसके बाद आता है रदरफोर्ड्स मॉडल 1911 में। रदरफोर्ड इनको प्रपोज रदरफोर्ड ने किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था भाई। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लगभग आज वाले एटम जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसके बारे में बता दिया था कि एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज, कि एटम का जो प्लस चार्ज है वो एक छोटे से एरिया में अंदर होता है, पूरा एटम प्लस नहीं है, ठीक है। तो एटम हैज अ स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, बीचों बीच है उसका न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज है, डेंस यानी घना है, बीच में छोटे से एरिया में, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अपने निश्चित पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। जो भी मैंने पहले भी बनाया था, हम यही बनाते हैं। तो इससे किसकी डिस्कवरी हो गई थी, न्यूक्लियस की, कि बीचों बीच न्यूक्लियस होता है।
अच्छा, अब इनकी भी क्या कमी रही, लगभग सारी बातें सच बता दी इन्होंने, सही सही पता चल गया, बट couldn't explain stability of electrons and line spectra। इन्होंने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, बट इलेक्ट्रॉनों की स्टेबिलिटी, अगर कोई ये बोले कि घूम रहा है तो घूमते 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 वो उस न्यूक्लियस के अंदर समा जाना चाहिए ना, क्योंकि ये प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, तो प्लस तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ना। तो ये रिवॉल्व करते करते एक ऐसा वक्त आएगा कि इसके अंदर ही समा जाएंगे, इस बात को बस एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो कुडंट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन स्टेबल फॉर्म में कैसे घूम रहा है, ठीक है, और कैसे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, या आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होती है, वो नहीं बता पाया, और लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी नहीं बता सके थे। फिर आता है बोहर्ट्स मॉडल, काफी फेमस है, पढ़ते ही हैं, 1913 में नील्स बोर ने दिया था। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड एनर्जी लेवल, जिसे हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं, जो हमने बनाया वो इनका एक फिक्स्ड एनर्जी पाथ है जिसके अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। और इन्होंने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी बता दिया, हाइड्रोजन में लाइमन, बामर, पाशन, फर्न, ब्रैकेट जो लाइंस होती हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन किसका किया, क्या लिखा है यहां पर, हाइड्रोजन। और हमें पता है हाइड्रोजन जो है वो एक नंबर पर आता है, क्योंकि उसके अंदर कितने प्रोटॉन हो गए, एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, इसीलिए इनकी डिमेरिट्स क्या बन गई, नॉट एप्लीकेबल टू मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम। भाई हाइड्रोजन के आगे हीलियम भी आ रहा है, लिथियम भी है, आगे कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत से, उनमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, प्रोटॉन भी बढ़ते जाएंगे, तो उनके लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सका, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सके थे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। लास्टली फिर आ गई मॉडर्न क्वांटम मॉडल, जो हम फिजिक्स केमिस्ट्री सबका कॉमन पार्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं, जो कि किसने दिया, श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग, ये बहुत ही टॉप लेवल के साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किस में होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। प्रोबेबिलिटी क्लाउड, जिनको हम प्रोबेबिलिटी क्लाउड, इलेक्ट्रॉनों का एक बादल, एक संभावित जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, उसके पाए जाने की जगह के बारे में प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त की। हालांकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा करने, बहुत तेज चलता है, एग्जैक्ट एक वक्त पर आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते, अगर पोजीशन उसकी डिफाइन करोगे तो उसकी स्पीड की, उसकी वेलोसिटी के बारे में नहीं बता सकते, जो कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूप में पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट इन ऑर्बिटल्स, नॉट फिक्स्ड पाथ, इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड पाथ में नहीं है, शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर भी ऑर्बिटल्स हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इन्होंने क्या क्या और इनकी मेरिट्स क्या थी, एक्सप्लेन शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, केमिकल बॉन्डिंग्स, ऑर्बिटल की शेप अभी मैंने जैसे बताया, एस की गोलाकार हो गई, पी जो है डंबल शेप हो गया, उसमें भी एक्स एक्सिस पर पी एक्स, वाई एक्सिस पर पी वाई, और जेड एक्सिस पर पी जेड, 3D हम बताते हैं। ठीक है, और डीमेरिट्स तो अभी हम कह सकते हैं, ठीक है, यही लास्ट हमारे पास मॉडल यही है। तो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, ये कोई डीमेरिट्स तो नहीं हुई, ये डीमेरिट्स नहीं है, बस ये कह रहा है कि जो इनकी कैलकुलेशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो उच्च लेवल के दिमाग वाले साइंटिस्ट इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो मैथमेटिकल ये काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इसमें आती हैं। हाँ, तो लास्ट हमारा टॉपिक एंड होने पे आया, एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा। मेमोरी ट्रिक्स है, प्लीज डू नॉट थ्रो स्टोन्स, यानी पी प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, और न्यूट्रॉन को, ये न्यूक्लियस, एक सेंटर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, बहुत ही टाइनी पार्ट हो गया, जिसको सराउंडिंग एटम जो होता है वो सराउंडिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स होता है। कैसा लगा पढ़ के, थैंक यू वेरी मच।
Just a bit, and